नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और यूपी की पॉलिटिक्स में जब 2017 में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो एक नाम बहुत चर्चा में आया, प्रतीक भूषण शरण सिंह का। यूपी के यंगेस्ट एमएलए होने वाले थे और चुनाव प्रचार चल रहा था। सौरभ द्विवेदी उस समय गोंडा के सफ़र पे निकले थे और एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में मतलब मेरे ख्याल से आधे घंटे का वो इंटरव्यू है। उसमें प्रतीक जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्रतीक उस समय नवागंतुक थे, शायद उनका पहला इंटरव्यू भी था, पहला इंटरव्यू था। और उस इंटरव्यू में मतलब वो समझ में आ रहा था कोई पॉलिटिकली अपनी मसल फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी वर्जिश अभी शुरू हुई है। और प्रतीक जी का ये भी परिचय है कि वो बृजभूषण शरण सिंह के जो यहाँ कैसरगंज के सांसद हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं बृजभूषण जी। इन समय दिल्ली में है, संसद सत्र चल रहा है और प्रतीक जी लल्लन टॉप के लपेटे में आ चुके हैं। तो प्रतीक, हम लोग थोड़ा घूम रहे थे और प्रतीक कहूँ कोई दिक्कत? बढ़िया। तो हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे और ये पूरी बातचीत अब आप पॉलिटिकली आप जो भी कर रहे हों, आप फिर से कैंपेन पे जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन अब आप इस समय विधायक हैं और एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुना है, अब लोग सवाल पूछेंगे। आप एक प्रत्याशी थे, एक निपट एक प्रत्याशी थे, वो एक समय दूसरा था, विधायक हो चुके हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें हैं, उन सब पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, इस पूरे क्षेत्र में आपके पिताजी को नेताजी के नाम से बुलाया जाता है। कुछ बृजभूषण जी के बारे में पूछो तो लोगों को कई बार नाम याद भी नहीं आता है। उनसे बताओ कि नेताजी के बारे में कुछ पूछना, नेताजी के बारे में बात हो रही है, तब वो जानते हैं अच्छा उनके बारे में। आपका कोई क्या निकनेम दिया गया है क्षेत्र में, कुछ पता होता है ऐसा? अभी तो मुझे अपने नाम से ही जाना जाता है और अभी क्योंकि हमारे नेताजी का बहुत बड़ा शू है, उसमें फिट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं के उसूलों पे चल रहे हैं। जब भाषण देते हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी तरह बात कर रहे हैं, जब कपड़े पहनते हैं, कभी कोई धोती कुर्ता पहनते हैं तो कहते हैं उनकी तरह लग रहे हैं, और शक्ल सूरत और शरीर है ही। तो बस अभी हमारा विधायक का परिचय हमको बहुत अच्छा लगता है और एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और जैसा सोचा था वैसा ही है। तो अभी नाम के पीछे तो प्रतीक भूषण सिंह विधायक गोंडा मुझे बहुत प्राउड लगता है। अच्छा जी, चलिए, ये नाम वाला ही है। और अब ये सवाल उठता है जो आपने पिछले वीडियो में भी बताया है, और मैं उस उत्तर से, मुझे लगता है उस उत्तर को बार बार दोहराना चाहिए और उस उत्तर पे थोड़ा सा और मुझे लगता है बातचीत होनी चाहिए कि आप राजनीति में कैसे आते हैं। क्योंकि ठीक है, पिताजी लंबे समय तक राजनीति में रहे, राम मंदिर आंदोलन से पिताजी जुड़े रहे, फिर सांसद भी हुए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपकी माताजी भी सांसद रहीं, और आप तो मतलब एक पॉलिटिकल माहौल तो रहा घर में, पॉलिटिकली रिचनेस रही घर में, वो तो आना तय था। लेकिन एक लड़का ऑस्ट्रेलिया जाता है बीबीए करने और फिर वो आता है राजनीति करने, मतलब क्या ये वो फेज था कि मतलब जो हम लोग करते रहे हैं कि यार पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और करने लगे, एक वो वाला रहता है, तो वैसे एंट्री हुई कि क्या? जैसे मेरे कई कोलीग्स हैं राजनीतिक प्रोफेशन में, कई क्लासमेट्स हैं पहले के, कॉलेज के, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उसमें से कई लोग को अपनी पोजीशन आउट ऑफ प्लेस लगती है। अच्छा। पर मुझे लगता है कि मैं कहीं भी होता तो मुझे ये प्लेस हमेशा मिस होती। मैं एकदम अपने मन की जगह हूँ और अपनी सही जगह हूँ। और जब छोटा था तो मुझे ये प्रोफेशन बहुत अट्रैक्ट करता था। ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इसमें जो एक क्रेडिबिलिटी और जो इसका जो एक जो ग्लैमर है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि नेता बनने के बाद एक कैसा दिनचर्या बदल जाता है, लोगों का कैसा शख्सियत बदल जाता है, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मैंने शुरू से चाहा था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या सोशल सर्विस में रहूंगा। मैंने कभी जॉब करने के बारे में नहीं सोचा था। और मैं जैसे मैंने अपनी पढ़ाई भी इसके इर्द गिर्द हमेशा करने की सोची। जैसे जब मैं एमएलए बना, उसके बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। अच्छा। अभी मेरी जस्ट एलएलबी की डिग्री मुझे मिली नहीं है। क्लास गए कि नहीं एलएलबी कर रहे हैं? मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मेरे नंबर भी ठीक ठाक आए हैं। क्लास जाना पड़ा कि नहीं? आप मुझे एलएलबी का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बता ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई विधायक क्लास करने आ रहा है। बिल्कुल, मैं
जितना जो इधर आ जाइए, मतलब हम लोग, हाँ। मैं एग्ज़ाम दिया बड़े मन लगा के और बड़ा पढ़ाई करके, बड़ा आसान था लॉ, क्योंकि मेरे लिए वो प्रैक्टिकल था। और मैं अपने यहाँ क्षेत्र में जब जाता था तो जो पढ़ाई कर रहा था, जो लोगों के डिस्प्यूट्स थे, वो जब मैं लीगल में पढ़ने लगा तो मुझे मज़ा आया। तो इस पोजीशन पे होने के बाद अभी जैसे मुझे कुछ और क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, वो स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे अभी टूल से वेपन बनने के लिए जो मुझे स्किल्स चाहिए वो मैं पढ़ रहा हूँ। और ये एकदम जैसे लग रहा था कि जैसे जिस समय पे होना चाहिए था उस समय पे सब हो रहा है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, मुझे आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता ये। तो बीबीए क्या करने गए थे, ये लोग पूछ सोचते हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गए थे कि मार्केटिंग करेंगे क्या, बिजनेस सोचा था क्या? नहीं, जैसे बिजनेस में तो मेरा अभी भी रुचि है। जैसे मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अभी व्यापारी भी, पार्ट टाइम में व्यापारी भी हूँ। अच्छा। जैसे मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ, पर जैसे 9 बजे के पहले मैं अपने व्यापार, या फिर जैसे मैं जल्दी आ गया तो शाम को अपने काम धाम पे ध्यान तो देता हूँ। जैसे हमारे फादर लिखते हैं प्रोफेशन में किसान, बड़े बड़े नेता लिखते हैं किसान। मैं लिखना चाहूँगा कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, और मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, लेजिस्लेचर हूँ। मेरे तो एक फैमिली साइड है, एक बिजनेस साइड है और एक पॉलिटिकल साइड है, तो मैं सबके लिए तैयारी करता रहता हूँ। चलिए, अब आप एक यंग एमएलए हैं, 11,000 से ज़्यादा वोट से जीत दर्ज कर चुके हैं, और पिछले इंटरव्यू में आपने ऑस्ट्रेलिया और गोंडा की बाइनरी पर बात की थी। यस। और उस बाइनरी की लाइन को थोड़ा आपने और साफ करने की प्रेरणा आपने ली थी कि ये थोड़ा सा और करीब लाएंगे गोंडा को डेवलपमेंट में। अब क्या कहेंगे, 5 साल बीत चुके हैं आपके। जी, जब मैं 2017 में विधायक बना तो उस टाइम स्वच्छता का सर्वे हुआ था भाई साहब। पूरे इंडिया में हम 826 या 24th पोजीशन में आके खड़े हुए थे। आईएएस के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया था कि विच इज़ दी लीस्ट लिवेबल, विच इज़ दी मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, तो मेरे शहर का नाम आया था। उस समय मेरा एकदम जैसे ये पल्पिटेशन का जैसे एकदम मतलब निराशा वाला मेरे लिए समय था कि जो मुझे जगह मिली है उसमें कितना काम करना है, कैसे करेंगे, मतलब उसके लिए तो बहुत सारे फंड्स चाहिए। फिर लोगों ने हमारे यहाँ तो अक्रॉस दी पार्टी जाके एक दूसरे का मदद किया, शहर साफ़ हुआ, और आज हम यूपी में 3रे नंबर पे हैं, इंडिया में 200 समथिंग नंबर पे है। मतलब यूपी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाली नगर पालिका में, और हमारा जो शहर आया है तो परफॉर्मेंस में तो इम्प्रूव हुआ है। जब हम विधायक बने तो हम बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर अपना भाषण अपना सोचते थे, जैसे रोटी कपड़ा मकान, बिजली, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। पर जब यहाँ पे विधायक बने और डेटा देखने लगे तो देखा हेल्थ सिस्टम कितना पुअर हो सकता है, उससे भी नीचे है। मदर एंड चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें हम एशिया में सबसे पीछे हैं। ये गंदगी तो एक पैरामीटर था, कितने घरों में लाइट नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ लगभग गोंडा विधानसभा में 1 लाख घर होंगे, 1 लाख घर में बहुत कम ही ऐसे घर थे जिनमें गाड़ी से पहुंचा जा सकता था। तो जैसे जो हम लड़े थे बिल्कुल नाइव थे, सही बात है, इस फील्ड में एंटर किए थे, और एंटर करने के बाद जो हमारे ऊपर जो चैलेंजेस आए उसने हमको बहुत निखारा, और उसके साथ हम ग्रो किए। भाई ह्यूमन है, कहीं यू टर्न भी लिए, कहीं इम्प्रूवमेंट किए, कहीं इम्प्रोवाइज़ किए, पर कोई भी अवसर को, चाहे वो जैसे कितना भी शेमफुल हो या कितना भी रिस्की हो, जैसे कोविड है, कितना भी टेंशन वाला हो, छोड़ा नहीं। जैसे अब हमारे यहाँ आज़ादी के बाद जितने भी पॉलिटिशियंस हुए, हमारे टाइम में ही कोविड आया, हम कैसे बैठ सकते थे। ऐसे बहुत सारे अवसर हमको मिले जिसके लिए हमको काम करने का मौका मिला, और आई एम वेरी प्राउड कि मुझे अपने पहले सेशन में मुझे काफ़ी अच्छे मौके मिले और मैंने उसको बड़ा इन्जॉय करके काम किया। अच्छा। और रिजल्ट्स हैं भाई साहब। हम लोग के यहाँ जो जैसे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्था इंप्रूव हो रही, पहले 117 डॉक्टर थे, अब उससे काफ़ी अच्छी संख्या है। कई सारी CHCs और PHCs में बड़ी खस्ताहाल थी, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, और कोविड ने भी हम लोग को बहुत कुछ दिया है। स्कूलिंग के मामले में, इधर स्कूल के मामले में काफ़ी हम ठीक हुए हैं, कई घर में बिजली पहुंची है। हम लोगों ने इन सारी समस्या का हल नहीं निकाल लिया है, पर हम ऐसे ट्रैक पे हैं कि अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। अब समझौता कोई नहीं करने वाला, ना हम ना हमारी पब्लिक। लीडरशिप के लिए आए थे और बहुत अच्छे से लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एरिया में। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं एकदम हैप्पी फेस बना के, प्राउड फेस बना के जाना चाहता हूँ कि हमने काम किया है, और एक हमारे जिन प्रिंसिपल्स के हमने काम किया है वो सही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, और गोंडा में लोग बताते हैं कि यार सीवर और
खुली नालियाँ, ये सब एक बड़ी समस्या है शहर में। और मैं 19 में जब आया था लोकसभा चुनाव की कवरेज में, तब भी मुझे यही सुनने को मिला था। आज 21 में आया हूँ, तब भी गोंडा यही बता रहा है। मतलब आप क्या इस पर कोई मतलब एक जिम्मेदारी भरा एक मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, या शहर में जो अलग अलग समर्थक अपने अपने धड़े लेके घूम रहे हैं, उनकी तरह आप नगर महापालिका पे आप इसको कहेंगे कि उनका काम नहीं हो पाया? कहना क्या चाहेंगे आप? आरोप लगाया जा सकता है, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं जिम्मेदारी लूँगा। देखिए, एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति लगभग आधे किलो के आसपास का कूड़ा प्रतिदिन फेंकता है, और हमारे यहाँ गोंडा में 3 लाख की आबादी है। मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मिनिमम व्यवस्था के बाद भी वो कम कूड़ा करते हैं। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन का जैसे सब जगह काम होता है वैसे ही काम होता है, कुछ बहुत स्पेशल नहीं काम होता। कुछ लोग उसमें काम चोरी भी करते हैं, पर हमारे यहाँ जो इधर 5-6 साल में जो जागरूकता आई है कि लोग थोड़ा एफर्ट लेके थोड़ा दूर जाके कूड़ा फेंकना चाहते हैं। अगर कलेक्शन वाले उनके यहाँ आ गए तो उनको देते हैं। ये गीला सूखा कूड़ा की वजह से जो जागृति आई है, इससे हमारा अभी काम तो चल रहा है। मैं मानता हूँ कि हमें सीवर लाइन की ज़रूरत है, पर अगर इन्हीं सीवर लाइन में पन्नियाँ फेंक दी जाएँ तो सीवर लाइन भी बस्ट हो जाएंगी। हम लोग अभी कलेक्शंस के अच्छे काम कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने बलरामपुर में और बहराइच में सीवर लाइन देने का काम किया है। जैसे सीवर लाइंस एक्चुअली नगर पालिका के प्रॉफिट से वो लोग 60-40 के रेशियो में देते हैं, तो मैं पूरी तरीके से नगर पालिका को ब्लेम नहीं करूँगा, ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। पर लोग भी थोड़ा जागरूक हैं, और अभी जैसे जैसे फंडिंग की अवेलेबिलिटी होती जाएगी, हम और बेहतर सुविधा वहाँ के सज्जनों को देंगे, और हम लोग इसके लिए कमिटेड हैं। मतलब एक अगर टेंटेटिव तरीके से भी आपको कहना हो कि गोंडा कम से कम लल्लन टॉप से ये शिकायत करना बंद कर दे, तमाम शिकायतें अपने करे, लेकिन ये कहना बंद कर दे कि यार सीवर और खुली नाली हमारी, तो टेंटेटिव टाइमलाइन आप क्या दे सकते हैं गोंडा सदर के लोगों को? हम लोग एक एक करके सारी नालियाँ बंद करा रहे हैं। बहुत सारी नालियों पे हमने काम किया है। असल में क्या है कि नालियाँ खुली ज़्यादा इसलिए मिल रही हैं क्योंकि अभी तो नालियाँ बनी हैं, अभी जस्ट नालियाँ बनी। जैसे अभी तो सड़क बने हैं, अभी तो नाली बनी है। जैसे गोंडा की जो एंट्री है, अब मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि गोंडा की जो 4 साइड से एंट्री है, वो नाली हमने बैठ के बनवाई है, हमारी सरकार ने बनाई है। और उन पे कई जगह नाली कवर्ड हैं और कई जगह नई नालियाँ लगातार बन रही हैं। और हम लोग के यहाँ जहाँ भी शिकायत आती है क्लॉगिंग की, चोकिंग की, हम बिल्कुल डाउट नहीं कि हम बाकी शहरों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अदर शहरों में देखें तो वो लोग इससे बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ लोग पर्सनल इंटरेस्ट लेके खुद बहुत मेहनत करते हैं। और ये टारगेट ले लीजिए, हम लोग 6-7 साल के अंदर ये पूरी तरीके से, ये पूरे देवी पाटन मंडल में काम चल रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से इसको बहुत जल्दी निपटा लेंगे। तो अब एक उस बात के बारे में बात करते हैं कि प्रतीक भूषण साइकिल चलाते हुए गोंडा से लखनऊ चले जाते हैं विधानसभा सत्र में। मतलब मुझे याद है कि ये 1919 के आसपास हुआ था शायद पहली बार। ये सबसे पहली बार कब हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक खबर पढ़ी थी आपसे, शायद इसको एक बार फ़ोन पे भी बात हुई थी उस समय प्रतीक। तो आप साइकिल से चले गए थे गोंडा से लखनऊ विधानसभा में जी। क्या हुआ था, घटना बताइए थोड़ा। असल में जागृति के लिए सबसे अच्छा है कि कुछ बड़ा संकल्प उठाया जाए, जो जल्दी लोग करें ना। अरे बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। पहले लोग पेशी वेशी पे भी चले जाते थे। हमारे बाबा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तहसील की पेशी पे जाते थे। तो रेगुलर मैं भी आता जाता हूँ, साइकिलिंग वगैरह करता हूँ, रनिंग करता हूँ। हमने एक हमारे यहाँ टेढ़ी नदी है, वो विलुप्ति के कगार पे है और मुझे उसकी बहुत चिंता है। हमने सरकार से टॉपिक उठाया, सरकार ने भी इसको माना है कि इसको इस बार ठीक करेंगे। और कई जगह हम लोगों ने उसमें खुलाया है, पर वो एक 8-10 साल उसको रिपेयर होने का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग 2-3 साल का काम कर ले रहे हैं। उसके लिए हमारे जल शक्ति मंत्री को हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भाई साहब देखिए कितना ज़रूरी मुद्दा है, प्लीज़ इस पर ध्यान आकर्षित करिए। तो उनका ध्यान हमको मिला भी। पर इसके लिए हमने जब साइकिल वाइकिल चलाया था तो हमारे साथ बहुत सारे लोग गए थे। हजरतगंज में महात्मा गांधी के स्टैचू पे हम लोगों ने जनगण मन वगैरह पूरा, पर वो हमारे एकदम हम अपनी नदी बचाना चाहते थे। वो नदी हमारे माँ जैसी हमारे गांव से भी बहती है, हमारे पूरे क्षेत्र में जाती है और पूरे मेरे मंडल के हर जिले से गुजरती है, मेरे गाँव के पीछे से जाती है। हमारे बाप दादा पुरखे भी उसमें नहाए धोए होंगे, सब वहीं का सब कुछ उसी की वजह से हमारे गाँव बसे हैं। तो मेरा उससे सेंटिमेंटल वैल्यू है। तो वो मैंने अपने लिए किया, समझिए अपने गांव के लिए किया, अपने क्षेत्र के लिए किया। टेढ़ी नदी को यहाँ की वो माँ बोलते हैं, वो कई हजार साल पुरानी नदी है और उसको रिवाइव करने का प्रोसेस इसी सरकार ने शुरू भी कर दिया है। योगी सरकार का
अभी जब हमारे यहाँ पीछे एक कार्यक्रम में आए थे, वनटांगिया के कार्यक्रम में आए थे, तब उन्होंने उस मंच पे उसको कमिट किया है कि उसको हम बहुत विशेष मानते हैं और उसको हम ठीक करेंगे। और इस पे कार्यक्रम करने के बाद हमको बहुत अच्छा अवसर मिला था इसमें कि काम शुरू कराने का। उसके पैर वैर एकदम भर और गया होगा? नहीं, हम रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे 4-5 काम हम कर चुके हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे अब कहते हैं इंटरव्यू में अपना टॉपिक नहीं खोदना चाहिए, पर अभी वो जब वो महात्मा गांधी जी के उसमें 150वीं वर्षगांठ पे जब 36 घंटे का सेशन चला था, तो हम और हमारे साथ 3 विधायक, एक बस्ती सदर के विधायक हैं सोनकर भाई साहब, और एक गोरखनाथ बाबा यहाँ मिल्कीपुर के विधायक हैं, बहुत बढ़िया आदमी दोनों लोग। और हम लोगों ने 37.5 घंटा कि जब तक सदन चलेगा हम उठेंगे नहीं। अच्छा। तो हम लोगों ने एकदम संकल्प लिया कि एकदम ऐसा काम कर देना है कि रिकॉर्ड बन जाए, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को मैसेज दें। तो हम 37.5 आवर्स तक ऑन कैमरा हम अपनी डेस्क से अपनी उस पर उठे नहीं, 217 लोगों का भाषण सुने, और कम से कम ये जैसे जागे तो हम एक रात पहले अर्ली मॉर्निंग से थे, क्योंकि 2 अक्टूबर था, तो 5 बजे उठ के एक वार्ड में सफाई भी किए थे। फिर 11 बजे से विधानसभा में घुसे, तो विधानसभा के 36 घंटे और उसके पहले के 8 घंटे और, तो लगभग 37-38 घंटे तो हम लोग भाषण दिए हैं जगने के बाद। तो वो बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। ऐसे 2-3 काम ये भी इसको हम लोग इसीलिए करते थे कि जहाँ विकास की चर्चा होगी वहाँ हम सोइबे नहीं करेंगे, वहाँ हम बैठ के बात करेंगे। उसके बाद लेकिन चाँप के सुलाई हुआ होगा? खूब खाए खूब सोए उसके बाद। हम लोग उसमें एक स्वच्छता के मुझे लेसन लेना था कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट पे आप लोग भी कभी कवर करिएगा, एक स्वच्छता का वो लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं। वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप ही लोग करें कि बेस कैंप से जो लूकला एयरपोर्ट है वहाँ से बेस कैंप तक अपना कूड़ा वो लोग एक पन्नी में कलेक्ट करते हैं और एक संस्था को, NGO को जाके दे आते हैं। तो हम एवरेस्ट पे जाने वाले, हमें लगता है उत्तर प्रदेश के या देश के पहले विधायक होंगे। हम बेस कैंप पे उत्तर प्रदेश की तरफ से गए कि हम उस सफाई के प्रोजेक्ट को कॉपी करें, और उसके बाद से हमारे यहाँ ये जो कई ये यात्राएं नहीं निकलती जो शिव भक्त करते हैं, उसमें फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया था कि आप अपना गंदगी खुद उठाएं और ले जाके उस पॉइंट पे हमारे उस बॉक्स पे जमा करें। तो ऐसे कई सारे काम हम लोग को अवसर के रूप में मिले, खूब मज़े से आनंद लिया। अच्छा, ये अब क्षेत्र की फिर वापस आते हैं। क्षेत्र में ये बात बार बार होती है कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपके पापा बृजभूषण जी सत्र रहता है तो आते हैं दिल्ली से, और नहीं रहता है तो शनिवार रविवार को कायदे का एक सेशन लगता है, समय देते हैं। किसी का 1 घंटा है, मान लीजिए किसी को 1 घंटा दिया तो उसका 1 घंटा डेडिकेटेड है उसके लिए, उसको 1 घंटा दिया, बात की उससे, उसका समय कहीं नहीं जाएगा, उसका मतलब अब जनता के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन फिर वहीं लोग एक बाइनरी ड्रॉ करते हैं प्रतीक भूषण पे, कहते हैं कि प्रतीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्रतीक समय देकर भूल जाते हैं लोगों को, प्रतीक समय नहीं दे पाते जनता को, अपने पापा वाला काम अभी नहीं कर पा रहे हैं प्रतीक, ये बार बार कंपेयर होता है। अब मुझे भी मिला दीजिए, कोई इतना शिकायत कर रहा है मैं उसे सॉरी और ही बोल दूं। मैं अपने टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल हूं, और मैं ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी को समय देकर अगर गोला दे दिया हूं तो आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत टाइम की फ्रैंक हूं, और मेरे फादर क्योंकि बहुत फ्रैंक हैं, और जिसके फादर बहुत डिसिप्लिन में होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं। मेरे फादर इसके लिए बहुत, जैसे जो मेरे फादर का रूटीन है उनको इससे बहुत फ़ायदा मिला है कि संकल्प है कि संडे को बैठना है, चाहे दुनिया किसी कोने पर रहो, आओ अपना दोपहर तक अटेंड करो और फिर चले जाओ। बड़ा आराम ही आराम है, जिसको मिलना है वो एक आपको आसानी से मिल जाएगा। और फिर हम नॉर्मल वीकडे में हम बाहर जाते नहीं जल्दी, मैं सबको समय देता हूँ। और मेरे इधर विधानसभा में बहुत थोड़े से गांव ही हैं। मैं तो लोकसभा में जैसे हमारे फादर के साथ और मंडल के कई विधानसभाओं में कई जिलों में जाना आना होता है, तो मैं तो इन्हीं के बीच में रहता हूँ। अगर हो सकता है कि उसमें किसी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की वजह से किसी को मिस हो गया हो तो वही एक हमको लगता है संयोग से आपको व्यक्ति मिल गया। ये भी लोग कहते हैं कि आप स्थानीय मीडिया से भी नहीं मिलते हैं। मैं इंटरेस्टिंग लोगों से ज़रूर मिलता हूँ भाई साहब। अच्छा। हाँ, मैं बिल्कुल मिलता हूँ। देखिए आप मैं इंटरव्यू से असल में भगता हूँ। इंटरव्यू से भगता हूँ। अच्छा, काहे? इलेक्शंस है ना, इसलिए इस बार जितना पूछना है पूछ सकते हैं। वैसे मैं इंटरव्यू से भगता हूँ क्योंकि
मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव हूँ। अच्छा। मैं अपना डेली का पोस्ट करता हूँ। अगर कोई मुझे मेरे बारे में जानना चाहे तो 2015 से अब तक के मेरे फेसबुक पोस्ट देखे, जिसमें मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी जब एक डॉक्यूमेंट्री इतनी बढ़िया पहले प्रिपेयर हो रही तो जवाब के देना, उनको बताओ, लिंक लीजिए, उसमें जाके देखिए। अब जैसे कोई चीज़ जब हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही अपना आंसरेबल हैं, लोग से मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो हम अब मेरा बहुत इंटरव्यूज़ नहीं देखेंगे, मैं रादर अपने ही वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी मैं कुछ करता हूँ। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। अक्टूबर 2020 में आपकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप एम्स में ज़मीन पर बैठे हुए दिखे थे, दिल्ली एम्स में। मतलब शिव कुमार वर्मा आपके गोंडा के एक थे, उसकी आंखें ख़राब हो गई थी उस व्यक्ति की। लखनऊ में भी इलाज हुआ था, कुछ नहीं हो पाया था। फिर जुगाड़ लगा के पूरा सोर्स पानी से आपने शायद वहाँ रह के, वहाँ बैठ के एम्स में उनका इलाज करवाए थे। 3 लोगों के साथ आपकी वो फ़ोटो वायरल हुई थी। वो शिव कुमार उनके बेटे हैं, उनके आपने वहाँ पे मतलब जब तक इलाज ऑपरेशन नहीं हुआ आप वहाँ बैठे हुए थे, ये कहा जाता है। जी, मुझे दिल्ली जाना था काम से। वो मेरे पास आए कि मैं क्षेत्र भ्रमण में था कि मुझे डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। तो मेरी ये बात हुई एम्स में एक फ्रेंड से कि ये वाला इलाज हम यहाँ दिल्ली में कर सकते हैं। तो हम कहें पहुँचो तुम दिल्ली, हम भी पहुँचते हैं। तो फिर गए, उनका अपॉइंटमेंट कराए और ईश्वर के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो है। और जैसे थोड़ा आउट ऑफ वे जाके हेल्प करने से अच्छा बहुत लगता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिसे मैं जनरली ये सब पोस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि दान और दया और सेवा करने के बाद अगर प्रचार, जैसे उसको फैलाने, जैसे प्रचार का अगर कोई मकसद हो कि सेवा लोग जानना चाहिए, उससे कोई पुण्य मिले, तब तो ठीक है। पर जैसे हम अपना बहुत फैलाते नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा था, अपनी सुविधा से भी किया था, अपना जा रहा था तो उसको भी कहा कि भाई चलो चल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिससे मुझे अच्छा लगता है। पापा घर में रहते तो पॉलिटिक्स पे बात होती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल नियम कानून पे बात होती है। कैसा नियम कानून? कि टाइमली उठना है, टाइमली सोना है, 7 बजे के पहले खाना खा लेना है, 8 बजे के पहले बाहर पहुंच जाना है। मतलब ये ऐसी बात होती है। पापा तो स्ट्रिक्ट है एकदम इस सब चीज़ को लेकर कि नियम कानून फॉलो करना है तभी काम हो पाएगा। वो इकोसिस्टम है उनका, ये अच्छा। ये उनके लिए नॉर्मल है। अच्छा। और हम लोग के लिए भी नॉर्मल है। अगर इसमें जैसे कुछ चेंजेस हुए तो वो न्यू नॉर्मल है और वो किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ। कि डिसिप्लिन से रहना है, कोई एकदम से उसमें छूट नहीं होनी चाहिए। तो काम की बात कब डिस्कस होती है? सांसद भी हैं इधर के, वो हमारे सांसद संयोग से नहीं है, आपके साथ संयोग से नहीं है। कैसरगंज के हैं। वो तो अब उनके विधानसभा के लोग जाने। हमारे सांसद तो कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं, ही इज़ अ नाइस गाय, और उनसे काम का खूब डिस्कशन होता है और बढ़िया रहता है। वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया बात करते हैं। अब कुछ बयान, कुछ घटनाएं। जी। 11 दिसंबर 2019 कहा जाता है कि प्रतीक भूषण की गाड़ी से टकराकर प्रतीक भूषण की गाड़ी की टक्कर एक नीलगाय से हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एयर बैग खुल जाता है, बाकी लोग बच जाते हैं। तो नीलगाय की भी मौत हो जाती है। और इस समय जब हम घूम रहे हैं प्रतीक, पूरे यूपी में, वेस्ट यूपी लगायत यहाँ तक, किसान बार बार चिल्ला कर छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर। मतलब ये तो आप भी देख ही रहे होंगे अगर आप रिपोर्ट्स फॉलो करते होंगे। तो क्या प्रतीक भूषण का कहना है इस पर, इस घटना के आलोक में अगर आप इन समस्याओं को देखें, इन सवालों को देखें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो वो नहीं, मैं किसान कहते हैं हमसे। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो नीलगाय से हुआ था, वो जंगली जानवर था। लोगों के एक्सीडेंट इन जानवरों से भी होते हैं जो लोगों ने छोड़े हैं। अभी हम एज पब्लिक, एज गवर्नमेंट खुद ही इस पसोपेश में है कि ये जानवर भाई सरकार ने तो छोड़े नहीं, पब्लिक ने छोड़े हैं, और इनको कंटेन करने से ज़्यादा लोग छोड़ते जा रहे हैं। या तो पशुपालन बैन करा जाए, जो स्वावलंबी योजना के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि मिल्क इज सोर्स ऑफ चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे यहाँ बहुत न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वैसे है। तो ये क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है, गवर्नमेंट बहुत कंटेन करने का कोशिश कर रही है। जो बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, ये कसाई खाने जो इलीगल तरीके से बंद हो गए थे, गोंडा वोंडा में भी चलते थे, यहाँ नवाबगंज में पीछे चलता था, इलीगल स्लॉटरिंग बंद हो गई है और लोग लगातार छोड़ते जा रहे हैं। अभी देखिए, हम जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनको हम वेस्टर्न करते हैं, उसमें सारा डेयरी से आता है। भविष्य में 20 साल बाद भारत में भी डेयरी से ही दूध आएगा। पर अभी इस प्रोग्रेशन में
लोग अभी घर पे बांधने का क्योंकि कल्चर है, अभी लखनऊ वगैरह में शहर में लोग नहीं बांधते, पर अभी भी लखनऊ के आउटर स्कर्ट्स में बाराबंकी से ही शुरू हो जाता है, लोग घर पे बांधते हैं। पर लोगों को इसका सही डिस्पोजल का कोई क्लू नहीं है। भाई कैटल का डिस्पोजल कैसे हो सकता है, सोचना भी थोड़ा सा टेंशन वाला है। कैटल मतलब मेरे ख्याल से पालना भी तो एक महंगा सौदा ही होगा ना प्रतीक में। जैसे कैटल लोगों ने बांधा अपने बच्चों के लिए, जैसे आप तो देखे कि बुजुर्ग लोग तो दूध भी नहीं पीते, बच्चों के दूध के लिए लोग पालते हैं। एक ह्यूमन टच उसको दे रखा है, न्यूट्रिशन के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, चाय के चक्कर में। पर उसको जैसे जब वो पुरानी हो जाती है तो लोग उसको खेत देते हैं, आदमियों को खेत देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वैसे ही इनको भेज देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उसको कंटेन करने की कोशिश कर रही है। योगी जी ने ये भी कहा कि कोई इसको बांधता है तो हम उसको कुछ पैसे भी देंगे। बहुत सारा कंटेन करने का प्रोजेक्ट बना रही, पर इतनी आबादी हमारे यहाँ ज़्यादा है लोगों की और लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं, अब कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे हमारी सोसाइटी डिमांड नहीं कर रही है कि आप इस पर कार्रवाई करें। जैसे हमारी सोसाइटी दूसरे प्रकार की है, हम काऊ को पूछते भी हैं और दूध पीने के बाद उनको खेत भी देते हैं, और हमारी सोसाइटी ही नहीं अलाउ कर रही है कि स्लॉटर चले, हम लोग नहीं अलाउ करते। अभी कुछ दिन में गवर्नमेंट कुछ इसमें और कंटेन करने के प्रोजेक्ट्स बना रही है। हम इसमें बहुत बड़े पैमाने पे लावारिस नहीं है भाई साहब, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे छोड़े जा रहे हैं। और जो विपक्ष आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे हम लोग भी यहीं के लोग हैं, हमसे विपक्ष बताए कि इसका एग्जैक्टली क्या प्लान बनाया जाए। हम लोग भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी ले रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप उसको स्लॉटर हाउस से भेजना बचाना चाहते हैं तो आप इनको एक कंटेनमेंट जोन बना के करें, और वहाँ पर इनको चारा मनरेगा से और उसके सब हिसाब से कुछ व्यवस्था कराएं। ये सोसाइटी की डिमांड है। हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो केरला में नहीं है। हमारे यहाँ दीवाल पे पहले लिखा जाता था कि कट्टी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। और जहाँ नहीं लिखा जाता था वहाँ पर ये लोग को नहीं पता। हम लोग स्लॉटर हाउसेस नहीं ओपन करा सकते। गाय को जो उसकी लाइसेंसिंग, मतलब मैं उसका हिमायती नहीं हूँ, जैसे देयर आर अराउंड सम 250 और 220 ऑपरेशन होंगे, मेरा अनुमान है। उसकी भी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं। और वो भी ये गाय नहीं काट सकते, वो भी गाय नहीं काट सकते। इनको तो गवर्नमेंट को ही कंटेन करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर अभी अगली, जैसे मान लीजिए कि अब योगी सरकार इसको इलीगल स्लॉटर को अलाउ नहीं करेगी। हम सक्षम हैं, उत्तर प्रदेश सक्षम है कि हम इसको कंटेन करेंगे। हमने बड़े पैमाने पे हमारी सरकार ने कंटेन किया है, और हम बिल्कुल इससे चौंके नहीं। हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, हर ब्लॉक में बन रहा है। और अब जब क्योंकि इतना सारा जैसे कैटल हमारे यहाँ आ ही गया है, तो इनके गोबर से कुछ बन रहा है, इनके कुछ से खाद बन रहा है, कुछ उसका यूज़ सरकार धीरे धीरे कर ही रही है। अब हमारे यहाँ सिचुएशन ही दूसरी है। तो जैसे हमारी सोसाइटी इस चीज़ के बारे में किसी ने किताब में नहीं पढ़ा था। जो सिचुएशन अभी हुई है, ये सोसाइटी का डिमांड था जो सरकार ने पूरा किया है, और हम सक्षम हैं इसको संभालने में, हम संभाल रहे हैं। और धीरे धीरे करके चीज़ों पे बहुत नियंत्रण हुआ है। पर हम दूसरे की खुशी के लिए अपने कैटल को हम कटने के लिए अलाउ नहीं करेंगे इलीगल। मेन मोटा फाइन लाइन यहीं ड्रॉ होता है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। 24 अक्टूबर 2020 की तारीख, गोंडा नगर कोतवाली में एक कार्यक्रम था मिशन शक्ति नाम का। वहाँ से आपका एक बयान, मतलब यूट्यूब पे अगर आपका नाम डाल के कीवर्ड सर्च किया जाए तो बयान दूसरे नंबर पे दिखता है, जिसमें आपने कहा था महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। 2020 की घटना है, तो मौजूदा रिजीम हाँ आपकी सरकार थी। तो आपने कहा था कि खुले मन से कि अगर मेरी बहन को घर से बाहर जाती हैं तो 2 आदमियों को साथ में भेजना पड़ता है, अगर माता जी बाहर जाती हैं तो 1-2 पुरुषों को साथ में जाना भेजना पड़ता है। माहौल ऐसा होना चाहिए कि पत्नी खुद गाड़ी चलाकर कहीं भी जा सकें, और आज जब वो बाहर जाती हैं तो आपको चिंता लगी रहती है। और इस पूरी बात पर ख़ासा बवाल भी हुआ था। मतलब आपके विरोधियों ने, विपक्षियों ने इसको अपने अपने तरीक़ों से इसका अनुवाद किया था। आपका क्या कहना है? क्या लॉ एंड ऑर्डर पे आप उस समय भी सवाल उठा रहे थे, या उस परसिस्टेंस पे, उस स्टैंड पे प्रतीक भूषण आज भी स्टैंड करते हैं? ये मेरी डिज़ायर है कि औरतें आराम से हम लोग के बराबर, ये हम है ना, एकदम सबकी डिज़ायर है, पूरी दुनिया की डिज़ायर होगी। जैसे मेरा तो मानना है कि
हम सब स्त्री हैं, एक पुरुष जो है वो भगवान है, पुरुष के सामने हम सब स्त्री हैं। तो मैं बांटना नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ सोसाइटी जो हम लोग रिस्पेक्ट बहुत दे रहे हैं पर उनकी हैसियत नहीं बढ़ रही है, फिजिकली या मेंटली या सोशली वो लोग अभी बहुत पीछे हैं, कमज़ोर, उनको सोसाइटी बड़ा कमज़ोर बनाए रहती है। मेरा मानना है कि उनको हमसे भी ऊपर होना चाहिए। अभी जैसे हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर है, हमारी मदर हैं, इनको मैं सोचता हूँ कि कहीं भी आए जाएं, अकेले आए जाएं। अभी दुकानों में इतनी भीड़ है, जैसे अभी हमारे यहाँ रोड में इतनी दुकानें हैं, इधर उधर इतनी, इसमें इतना भीड़ है, लोगों को सुरक्षा का कमी महसूस होता है। ये सरकार की कमी नहीं है, ये सोसाइटी अभी उस मुकाम तक नहीं पहुँची है। ये मेरा डिज़ायर है कि औरतें भी और इंडिपेंडेंस अपने कंट्री में एंजॉय करें। और ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़प्पन है कि मैं खुले मन से अपनी डिज़ायर रख सकता हूँ। ये हमारे पार्टी की मानता है, हमसे सवाल नहीं पूछा गया, पार्टी में कोई सवाल नहीं पूछा गया। बहुत समझदार लोग हैं, फीडबैक सिस्टम है। भाई यही डिफरेंस है कि मैंने अगर अपना डिज़ायर बताया कि मैं डिज़ायर है कि औरतें खुल के घूम सकें। जैसे आप ये देखिए, जहाँ स्ट्रीट लाइट ना हो वहाँ लड़कियाँ नहीं जाती। अभी अंधेरे में लड़कियाँ जॉगिंग नहीं करती हैं, लड़कियों को खुद डर है क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं। अभी आप जब पुलिस के आंकड़े उठा के देखिए तो 14,000 के करीब गोंडा में फ्लाइंग स्क्वाड ने ये बदमाशों को पकड़ के समझाया है, जो ये शक्ति मिशन के थ्रू। तो प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत है। मेरी डिज़ायर है कि इंटरनेशनल मापदंडों पर उतनी इंडिपेंडेंस लोगों को मिले, वो फैसिलिटी हम लोग मिले। अब चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाने से हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स लगाने से हो, चाहे सोशल कुछ उसके लिए रिफॉर्म लाना हो, पर इन टाइम आवे। और ये मेरा एकदम डीप कोर डिज़ायर है। लेकिन ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लोगों के अंदर आए, कि हम प्रशासन एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि वो जिम्मेदारी रिफ्लेक्ट हो लोगों के अंदर? मेरा ये सवाल है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ को दूर करें, इसकी जागृति फैलाएं। और हम सबको खुले मन से कहना चाहिए कि औरतें हमारे बराबर हैं, वो गाड़ी चलाएं, हम बगल में बैठें, ये हमें सौभाग्य मिलना चाहिए। वो हमारे साथ काम करें, हमारी 50% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आदमी औरत अगर दोनों लोग कमाने लग जाएं तो 50% हैसियत बढ़ जाएगी। अगर पूरे देश की सारी औरत काम करने लग जाएं तो हमारा देश डबल देश हो जाएगा। तो यही तो मेरा डिज़ायर है, बहुत प्रैक्टिकल डिज़ायर है, कोई गलत डिज़ायर नहीं है। ये मेरे डिज़ायर से मैं भी एग्री कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कई अर्थों में कि जब हम ये बोलते हैं कि हमें महिलाओं को हमसे आगे होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते होते हैं कि हम महिलाओं से अभी आगे हैं। हमारा अंडरटोन ये होता है। और मैं यहाँ पर मैं इस बातचीत में, इसको इंटरव्यू की शक्ल में देखें या बातचीत की शक्ल में देखें, मैं यहाँ पर खुद को करेक्ट करता हूँ कि भाई मैं अपने आप को किसी से आगे नहीं मानता हूँ। एक पुरुष होने के नाते मैं नहीं मानता हूँ आगे। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत काबिल महिलाएं हैं, मेरी काबिलियत का कोई पैमाना नहीं है। मैं तो बस एक सवाल पूछने वाला और जवाब सुनने वाला इंसान हूँ। कट टू अक्टूबर 2020 की बात हो रही थी। कट टू 2021, आपने टेट में EWS कोटे की बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया था। नवंबर 2021 टेट कैंसिल हो जाता है, पेपर आउट, STF का अरेस्ट। आपका क्या कहना है इस पे? लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो लोग बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। असल में लोगों को लगता है कि ये ओके है। लोग इतने किलोमीटर से पेपर देने गए हैं और उनका नुकसान हुआ है, लोग अपसेट हैं। पीपल आर अब्यूजिंग ऑल्सो, पीपल आर फेड अप। और ये सारी गलती उन लोगों की वजह से हुई जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी इसकी व्यवस्था में थी। हमारी सरकार इस बार उनको उदाहरण बनाएगी। ऐसी कार्रवाई होने जा रही है कि अगली बार हाथ कांपेगा। और ये मुझे बहुत संतोष है कि अभी योगी सरकार जितना टाइट इस पे पढ़ना चाहिए उतना टाइट इस पे पढ़ रही है। और ये 2017 के पहले कभी हम लोग सोचे थे? उसके पहले तो जुगाड़ लगते थे। अभी तो जुगाड़ नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मेरिट के आधार पर मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी ने जब से चाहा तब से, जब योगी जी आए तब से हम लोग देख रहे हैं अपने सामने। और टेट के साथ जो हुआ वो दोबारा किसी टेस्ट के साथ नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है अपनी गवर्नमेंट पे। 2017 में आपने ये भी कहा था कि, मैं फिर से टाइमलाइन में आगे पीछे कर रहा हूँ, कि 2017 में आपने कहा था कि पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है, प्रतिदिन निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर की घटना थी तब भी। और
और लोग ये बोलते हैं, मजाक मजाक में तंज कसते हैं प्रतीक भूषण पे, कि प्रतीक भूषण हर साल अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा मुखर हो जाते हैं, ये बोला जाता है मजाक मजाक में। तो आपने कहा था पुलिस प्रतिदिन निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। नहीं कहा था आप मुझे अगर उसका रेफरेंस दिखा पाएँ तो मैं बेटर बता पाऊंगा। हो सकता है मिसकोट हो रहा हो कोई मेरा वो स्टेट। 10 अक्टूबर को जिले में 50 लाख की दिन दहाड़े की बैंक डकैती हुई थी 2017 में, और दर्जन। हमारी सरकार नहीं थी तब, इलाहाबाद बैंक लूटा गया था। नहीं, फिर बयान आपने 2017 में दिया था। चलिए उस पर बात करते हैं। तो उस पे कहा गया था, कहा कि पुलिस की मौन सहमति से नारायणपुर ईधा, नारायणपुर बली, रामनगर तरहड़, दरियारपुर में अवैध खनन का कारोबार बेरोक टोक जारी है। ये सब बातें हो रही थी वहाँ पे। और पालिका क्षेत्र में पुलिस अवैध वसूली करके लोगों को परेशान कर रही है। आप मतलब इस बयान को लेके काफ़ी रिफ्लेक्शन है, लोग इसको पसंद भी करते हैं, और फिर ये सवाल भी उठाया जाता है कि प्रतीक भूषण ऐसे बयान दे रहे हैं, मतलब एक चिंतित रवैया भी है। मैं अपने इसके लिए आंसरेबल हूँ। अगर मैंने नारायणपुर ईदा क्षेत्र में हमारे यहाँ एक विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ से अगर इलीगल सैंड माइनिंग होती जिससे हमारे राजस्व का नुकसान होता है, तो मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगा। मैंने सरकार को भेजा था कि भाई साहब देखिए कि ये रुके, और लोकल स्तर पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इस पर कार्रवाई हुई। अब अगर हम अपने सरकार को बताएं ना, जैसे कई बार हम अपने सरकार में, जैसे इतना हम लोग को अलाउड है कि हम लोग बोल सकते हैं, वी हैव टीथ, वी हैव टंग, वी हैव लिप्स। हमारी सरकार हमको पोस रही है कि तुम बताओ क्या तुम्हारे यहाँ क्या जरूरत है, रोकती नहीं है। ये कोई फाउल स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर कुछ इलिसिट एक्टिविटी हो रही है तो वी हैव अ राइट टू स्पीक, वी आर लीडर्स, वी आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप। और सैंड माइनिंग हो या फिर ये इलिसिट शराब हो, पर्सनली अब खुद तो जा नहीं सकते बंद कराने, सिस्टम नहीं है, तो चेताना प्रतिनिधि हैं, चेताना पड़ता है। तो जैसे सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने मजिस्ट्रेट को आप चिट्ठी लिखिए कि भाई साहब देखिए, ये जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक मदर एंड चाइल्ड का देहांत हो गया, तो मैंने अपने डीएम साहब को हाथ से चिट्ठी लिख के, इंग्लिश में एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं हाथ से चिट्ठी लिख के दिया। हमारे डीएम साहब को अच्छा लगा, पेपर में आया कि उन्होंने वो ये किया वो किया, बहुत गलत नजर देखा जाता। पर मेरे यहाँ एक मदर एंड चाइल्ड का देहांत हुआ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। 2021 में अगर ये घटना हो रही है तो हम डिलीवरी के समय हुआ था क्या? डिलीवरी के समय हुआ था, इंक्वायरी हुई थी, इसमें इंक्वायरी हुई थी। हाँ, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऑलरेडी हम लोग इतना, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रही हैं, अब कैसे होती रहेंगी जब हम लोग विजिलेंट हैं, हमारी सरकार हमको छूट दे रही है, हम लोग यंग लीडर्स हैं, हमारे जैसे जो हमारे और कोलीग्स हैं जो 30-35 के हैं, वो सेम रिलैक्सेशन अपने सरकार से एंजॉय करते हैं। भाई पिछली सरकारें गलत के लिए छोड़ती थी, सही के लिए डांटती थी। हमारी सरकार बहुत टाइट करती है कि आपको गलती करने का वो नहीं है, क्राइम करोगे तो क्राइम इज़ क्राइम, सज़ा मिल जाएगी। पर अगर क्राइम के खिलाफ बोलोगे तो हमारी सरकार में बुला के तारीफ वारीफ धीरे से कर दी जाती है कि तुम लिख तो दिए थे पर बहुत अच्छा काम किए थे। हमें कितनी बार सरकार से अप्रिसिएशन मिला है कि तुम ठीक काम कर रहे हो। हमको तो बिल्कुल डर नहीं लगता। में नहीं बोला जाता है कि यार ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ सरकारी छूट है कि सरकार खुश है तो हम खुश हैं। मीडिया से नहीं, जैसे कई बार लोगों को समझ नहीं आता। ये हमारा जॉब है कि चीज़ें सही रहें। 2016 में इलाहाबाद बैंक लूटा गया था, 50 लाख की डकैती हुई थी, आपने थोड़े पहले बोला। वो जिस वजह से हुई थी, जो भी वजह रही हो, अब 2017 के बाद आज तक 5 साल होने वाले हैं, डकैती नहीं हुई। ऑर्गेनाइज क्राइम, अनऑर्गेनाइज क्राइम में 99% तक की कमी आई है। तो क्योंकि हम लोग भी विजिलेंट हैं, हम लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे जो अब ऑफिसर्स आ रहे हैं, यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, ये लोग खुद बहुत इंटॉलरेंट है इस पर, क्योंकि ऊपर खबर जाती है, छूट नहीं है, तुरंत कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ एक समय था कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी खाद्यान्न पे, और डिफरेंस है। अभी 2018 में 50 बोरी के लिए डीएम साहब सस्पेंड हो गए थे, जवाब क्योंकि नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है वो सही थे, हो सकता है वो गलत। घटना है, यही तरबगंज की घटना है। 50 बोरी का मामला था और डीएम साहब सस्पेंड हो गए उसमें। हमारी सरकार ने तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि जवाब देने में देरी कर दिए। और यहीं पिछली सरकारें हैं, अनाज बांग्लादेश बांटते थे। आज कम से कम मुझे गर्व है कि हमारी सरकार 5,11,000 परिवारों को मुफ्त में राशन बांट रही है। बांग्लादेश बांट देते थे। अरे सीबीआई इंक्वायरी हुई थी कि अनाज पिछली सरकार बांग्लादेश तक भेजते थे, और बहुत सारे नामी मंत्री और पदाधिकारियों का इसमें नाम था। आप कभी एक इंटरेस्टिंग केस है, सीबीआई का फूड स्कैम उठा के देखें, 594 करोड़ का स्कैम था।
केवल गोंडा में, और ये सीबीआई केवल यहीं आई थी और अगल बगल हर जिले में काम हो रहा था। और अब हम लोग 5,11,000 यूनिट्स को, परिवारों को हम लोग मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो इसी इंटॉलरेंसी की वजह से तो हुआ ये सब। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि अभी 2016 में गोंडा में आखिरी मृत्यु हुई है भूखमरी से, 2016 में। हमारी सरकार नहीं थी तब, पर अब मेरा दावा है कि हम कम से कम हम अपनी पीढ़ी में ये नहीं होने देंगे। 2016 में एक ये कटरा में, कर्नलगंज में एक आखिरी मृत्यु हुई थी भूखमरी से। अभी हम आंकड़े पढ़ते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स और वगैरह का जो आता है, पर उससे हमारा जिला ठीक स्थिति में चल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग ने बहुत कुछ देखा है। मेरे ख्याल से छोटी छोटी यूनिट्स पे सुधार करने से आपको होलिस्टिक पिक्चर ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। 100% हम लोगों ने इम्प्रूव जो किया है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये सपा बसपा की सरकार जंगल की आग की तरह थी। हमारी सरकार उस जंगल को रिवाइव की है, रेन फॉरेस्ट बना रही है, और हम सब लोग इंटॉलरेंट हैं। हमारी सरकार का फीडबैक सिस्टम इतना परफेक्ट है कि हमको लगता है कि कुछ दो एक चीज़ें अगर हम करने लगे तो अलग प्रांत के लोग हमारी तारीफ और करने लग जाएंगे। अभी जैसे कोविड में मैनेजमेंट हुआ हमारे पूरे देश में, इसके लिए लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल किया। सवाल भी उठते हैं प्रतीक उस पे, एकदम सेकेंड वेव में लोग क्राइसिस में जूझे हैं। भाई क्राइसिस क्या था, लोग इसको पता नहीं कि उससे भगते। मैं तो लीडर की तरह, हम लोग पूरी हमारी सरकार खड़ी थी उस समय, सारी व्यवस्था ओवरवेल्म हो गई थी भाई साहब। क्राइसिस नहीं था, चीज़ें अवेलेबल थी, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, हर चीज़ पे बर्डन हो गया था। एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स, एक एक सफाई कर्मचारी के ऊपर इतना बर्डन हो गया था कि चीज़ें ओवरवेल्म हो गई थी। उसके बाद भी हम लोग कैसे कैसे उससे निकल आए हैं। आज रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, और गोंडा जैसे शहर में जो भयावह स्थिति हो सकती थी वो बिल्कुल नहीं हुई। कोविड के टाइम हमारे सीएम 2 बार आके यहाँ दौरा करके गए कि बताओ क्या रिस्पॉन्स है। खुद मैं बुलेटिन पेश करता था, हमारे 2 बुलेटिन हैं, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 2 बुलेटिन हैं। हम अवेयर थे, सोशली अवेयर थे कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। हमने हर आपदा में अच्छा काम किया है, और हमारी सरकार बहुत इस पे विजिलेंट है। अब एक आध सवाल और है, फिर बातचीत को हम लोग ख़त्म करेंगे। 19 अगस्त 2020 गांव है बहादीपुर, वहाँ के निवासी लालमणि सिंह, उन्होंने कहा कि दोपहर 12:50 पर सदर एमएलए प्रतीक भूषण सिंह और उनके प्रतिनिधि अजय सिंह विपक्ष अपने कुछ सहयोगियों के साथ गांव पहुंचे। जबरन पैमाइश हुई, प्रशासन के बल पर कब्जा करके सड़क पटवाए जाने की बात हुई। जिन लोगों ने विरोध किया उनकी चाची सुशीला सिंह ने शिकायत की। विरोध करने वालों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाकर हवालात में डाल दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। सहमति पत्र पर जबरिया हस्ताक्षर कराए गए, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। और विधायक प्रतीक और उनके प्रतिनिधि अजय सिंह पर ये आरोप अभी भी गोंडा की गलियों में गूंज रहे हैं। क्या कहना है आपका? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। असल में सीन क्या है कि मैं तहसील दिवस पे बैठता हूँ। मैं प्रत्येक दूसरे शनिवार, अब शनिवार हो गया है, मंगलवार हो गया, तहसील दिवस में बैठता हूँ। और तहसील दिवस में दोनों पक्ष आते हैं। पीड़ित पक्ष, पीड़ा देने वाला पक्ष भी पीड़ित ही कहीं ना कहीं अपने आप को बताता है। उसमें मेरे सामने, क्योंकि ये लोग मेरे सामने एप्लीकेशन दिए थे, और एप्लीकेशन के बाद मौके पर मैं गया भी था, क्योंकि मेरे विधानसभा का मामला है। कई बार तहसीलों में मामला बहुत लंबा चल जाता है, तो एक बस ओवरव्यू के लिए गए थे। ओवरव्यू के बाद, और क्योंकि इसमें पैमाइश ड्यू भी थी, और मुझे ज़मीन के मामले में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। जैसे डिस्प्यूट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि इसको सॉल्व करना में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं पेपर्स बहुत पढ़ता हूँ। LLB वाला भी थोड़ा सा है। वो LLB वाला, एक्चुअली भाई साहब LLB वाला ही सीन था। अच्छा। तो केस स्टडी के लिए कि जो ये डिस्प्यूट आया है, लाओ दोनों लोग मेरे कहने में हैं, विधानसभा है, विधायक हूँ, तो एक बार जाके देखते हैं। क्योंकि एक जो इसमें दोनों पक्ष मेरे संपर्क में थे, इसलिए मैं इनके घर पे गया था, दोनों जन को समझाया भी था। फिर उसके बाद जब पैमाइश हुई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, हम लोग की मौजूदगी में नहीं, तो दोनों लोगों में आपस में विवाद हो गया। ये इनका निजी डिस्प्यूट है, और मेरा बस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इन लोग में डिस्प्यूट हुआ, हाँ, वी आर वेरी सॉरी। पर इन्हीं दोनों का आपस में डिस्प्यूट था, और दोनों पड़ोसी हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, हम लोग साइड्स नहीं ले सकते। और इसी मार्जिन से, इसी लेवरेज से वहाँ मौके पे गए थे। हम लोग नहीं चाहते हमारे यहाँ कोई लोग लड़ाई करें।
अभी हमारे यहाँ 90% तहसील के डिस्प्यूट्स वही आपस में सगे पटीदारों के रिश्तेदारों के ज़मीन के डिस्प्यूट्स हैं भाई साहब। हम लोग सोचते हैं कि आपस में सहमति बनवा लिया जाए, वहमी बंटवारा करा लिया जाए, भाई ना पाका 11 सही ना पक्की बंटवारा सही वहमी करा लिया जाए कि तय करा लिया जाए तो डिस्प्यूट ख़त्म हो। और उसी पे हमारी सरकार ने फिर घरौनी की स्कीम भी आज निकाल दी है कि लोगों की आबादी नपवा रही है। मोदी जी अगर घरौनी की स्कीम पक्की चला देंगे तो बहादीपुर जैसे झगड़े पूरे उत्तर प्रदेश में, इंडिया में ख़त्म हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ 37 ग्राम सभाओं में आबादी नापी जा चुकी है। ऐसे केसेस दोबारा ना हो, ये हमारी फील्ड स्टडी है। अच्छा, वी विल इंश्योर कि ये सब चीज़ें नहीं रिपीट होंगी। हम इनको सर्टिफिकेट्स देंगे भविष्य में, ये झगड़ा नहीं करेंगे। और पर्सनल हम जाके देखे थे, अनुभव है, कुछ सीखा है, उससे और अच्छा काम करेंगे। बट वी आर नॉट इन्वॉल्व इन देयर डिस्प्यूट। आपका पक्ष हो गया इस पे। आखिरी सवाल मेरा, 2017 का चुनाव हो रहा था, मतलब मेरे ख्याल से 5 साल बाद ही आपकी लल्लन टॉप से मुलाकात भी हो रही है। तो चुनाव प्रचार के समय नरेंद्र मोदी मंच पे थे, गोंडा में आपके समर्थन में जनसभा आयोजित थी और लोग बताते हैं कि उस समय वो यूपी के स्कूलों में फैली दुर्व्यवस्थाओं पर तंज कस रहे थे। कह रहे थे, जो लोग बताते हैं कि मोदी जी ने मन से कहा था कि गोंडा में नकल का टेंडर निकलता है, और फिर कहा कि अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, और वहाँ पर प्रतीक भूषण भी मंच पे बैठे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आने की बात हो रही थी। आपके ये भी कहा जाता है कि बृजभूषण जी वहाँ पे थे, उन्होंने मोदी जी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शायद एसपीजी का प्रोटोकॉल कुछ था, तो शायद वो मोदी जी तक नहीं जा पाए थे। नहीं, ऐसा नहीं है वैसा। क्या हुआ था? मोदी जी बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। वो जहाँ रवि नहीं पहुँच सकते वहाँ मोदी जी पहुँच जाते हैं, जहाँ सूरज की किरण नहीं पहुँचती वहाँ मोदी जी का इंटेलिजेंस पहुँच जाता है। मोदी जी इज़ वेरी कवि हैं, जहाँ रवि न पहुँचे वहाँ जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे मोदी जी। अच्छा भाई एक्सपीरियंस है ये मतलब गोंडा वाले बनाए हुए हैं। जैसे नकल की प्रॉब्लम है, मैं खुद एलएलबी का पेपर दिया हूँ, मैं कैमरे के नीचे पेपर दिया हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ठीक से पेपर नहीं दिया है। यूपी के रिपोर्ट कार्ड का वैल्यू बढ़ा है। अब इधर 2017 से जब से हमारी सरकार ने ये नकल मुक्त सिस्टम बनाया है, बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हुई है, और ये ज़िले ज़िले में ये बीमारी थी। अभी ये लेटेस्ट की खबर तो आप सुने ही थे जो चल रही थी, अभी तक इसका इलाज चल रहा है। सरकार ने लाइन ड्रॉ की कि ये काम सुधरना है, और सुधरा उसके बाद से। नहीं, घटना उस दिन क्या हुई थी मैं ये बोल उस दिन आप बयान पलट के देखिएगा तो उन्होंने बहुत अच्छे से यूपी की इस कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस किया, और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि सब देखते हैं कि पहले नकल वकल बहुत ज़्यादा होती थी। ये बात कहे तो आपके दिमाग में चला, अरे पहुँच ले तो हम भी पढ़ के आए। नहीं, हमको मज़ा बहुत आया। हमको मज़ा बहुत आया कि पीपल जो जिम्मेदार हैं उनकी ढिलाई से भविष्य की पीढ़ी पर असर पड़ेगा कि डिग्री का मतलब ख़त्म हो जाएगा। आज इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बंद हो गया सारा। बहुत सारे लोग डिग्री लेने के बाद बेकार हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि उनकी डिग्री के बाद उनको एक और डिग्री चाहिए, जैसे बीए और एमबीए का कोई मतलब नहीं आज की डेट में। वैसे ही सिस्टम चल रहा है कि डिग्री का मान बढ़े, अगर नकल वकल ना हो, स्किल निकले, अच्छे बच्चे बने। और अभी बड़ी ईमानदारी से तभी हो पा रहा है, मेरिट का सिस्टम हो रहा है। उस दिन भी मंच पे मोदी जी यही बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, और मैं इससे बहुत सहमत हूँ। मोदी जी बहुत ज़रूरी बात कहे थे, और उसी बात पर आज योगी जी मोदी जी की बात से असहमत हो भी नहीं सकते। कम ऑन प्रतीक, आप हो भी नहीं सकते यार। मेरी तो उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। मैं कितनी बार चाहे कि एक बार उनसे आशीर्वाद मिल जाए, फिर नहीं हो पाई। डायनामिक। चलिए, अब आपके बारे में ये चर्चा है आखिरी कि हो सकता है प्रतीक भूषण इस बार गोंडा सदर से चुनाव न लड़े। लोग ये पता नहीं क्यों बार बार ये कह रहे हैं हमसे, और कुछ लोगों को तो पता चल गया कि मैं इधर से नवाबगंज से होते हुए कहीं आगे जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रदीप जी से मुलाकात हो तो ये भी पूछ लीजिएगा कि क्या कुछ मूड बन रहा है कहीं और जाने का। देखिए, मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने ऐसे ही काम करने के लिए सोचा था, और मैंने अभी भविष्य में इसी सीट पर बहुत अच्छा काम करने के लिए सोचा है। और क्या, इतना बढ़िया काम मैं छोड़ कैसे दूँ, वो भी दूसरे के लिए छोड़ूँ। अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं, अभी नालियों को ढकना बाकी है, अभी बहुत सारे घरों पे सड़क पे, अभी बहुत सारे घरों पर गाड़ियों से मुझे पहुंचना बाकी है, अभी बहुत सारी ये सोशली वेलफेयर स्कीम्स गोंडा के अभी गांव-गांव में, अभी घर घर में, अभी बहुत सारे घरों में नहीं पहुंची है,
अभी मैं अपने प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मुझे कहीं अब महिला हो जाए तो साड़ी पहन कर नहीं लड़ेंगे, छोड़ेंगे। हाँ, सीट सुरक्षित हो जाए, सर्टिफिकेट नकली नहीं बनवाएंगे, पर जो मेरी पहचान है मुझे उस पर बड़ा गर्व है। जरूरी तो उस समय ये होगा कि घर से कोई लड़ेगा, पत्नी लड़ेंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि पत्नी। हमको नहीं इस डिस्कशन में पढ़ना भाई साहब। हमको अपना पता है, मछली की आँख की तरह दिख रही। गोंडा सदर में अच्छा काम करोगे तो लोग बहुत प्यार करेंगे। हम इसके पहले जब आए थे तो लोग बहुत जज कर रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब मुझे काम करके बड़ा मज़ा आ गया। मैं भी जो 5 साल पहले था वो मैं 5 साल बाद आज नहीं हूँ। मुझ में बहुत सुधार हुआ है, सिटी में बहुत सुधार हुआ है। एक्सपीरियंस से सुधार होता ही है आपका। तो जब मेरी सिटी को एक मार्गदर्शन हमारी सरकार का जब मिल रहा है तो उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कोई भेजेगा भी तो हम नहीं जाएंगे। हम अपना काम एकदम चिपक के बैठे, जब तक कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक कुछ आगे सोचेंगे नहीं। और भविष्य में अगर किसी को मेरी ज़रूरत होगी तो वहाँ की बात दूसरी है, पर अभी इधर नियर फ्यूचर में अभी मुझे यहीं ग्रो होना है। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अभी 30 कंप्लीट किया हूँ। मैं अभी बहुत दिन तक यहाँ दूंगा, यहीं से मैं सीखूंगा और भविष्य में मैं कहीं भी जाऊँगा यहीं का एक्सपीरियंस बात करूँगा, यहीं की घटनाओं के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर जितनी चीज़ों में मेरा नुकसान हुआ होगा, केओस ने मुझे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई है। और ये इतना बढ़िया, अगर मैं कहीं ककून में चला जाता, जैसे अपने घर के पास की सीट से मैं लड़ जाता, तो मैं ककून से बाहर नहीं निकल पाता। वो एक अनप्रोटेक्टेड मेरे लिए एरिया था। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया, इसीलिए तो मुझे वहाँ भेजा गया था। अगर आज मैं वहाँ से वापस चला आया तो फिर वो कैसी स्थिति में हो जाएगा। वो योगी जी, मोदी जी और हम लोग के वजह से आज उसमें जो तस्वीर बदली है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी हम अधूरा काम अपना पूरा करेंगे और हम एकदम क्लियर हैं हमें क्या करना है, मेरे मन के अंदर है और वो मैं सपना देखा हूँ, मेरा डिज़ायर है, मैं पूरा जरूर करूँगा उसको। वैसा लोग आपसे बोलते हैं कि नहीं प्रतीक कि परिवार बात पे क्यों नहीं बोलते आप, मतलब बीजेपी। हमसे तो कोई टॉपिक से पूछ लीजिए, हम तो किसी टॉपिक से भागते ही नहीं हैं। अभी आप इंटरव्यू से भागते हैं। परिवार बात पे अब ये पूछा जाता है कि नहीं आपसे, जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो हम दिन भर बात करते रहें। जैसे परिवारवाद के बारे में जैसे मैं बिल्कुल नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी हमलावर रहती है ना, बीजेपी के नेता हमलावर रहते हैं। मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमको गोंडा के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरे बारे में, अरे तो मेरे जैसे परिवारवाद उनके बेटे के बारे में आया ना, तो उनके बेटे बहुत कम लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन कम ही लोग जाने तो ठीक है, हम काम कर लें। हम तो अपनी चॉइस से आए थे। कल मेरा बेटा को मान लीजिए अगर पेंटर बनना हो, सिंगर बनना हो, या वो कहे कि मुझे फिलॉन्थ्रोपी करनी है, माउंटेनियरिंग करनी है, तो हम उसको मार मार के क्षेत्र में छोड़ लाएंगे। हम आना चाहते थे। मेरे फादर ने मुझे कहा नहीं कि बेटा आ जाओ, इसके बिना काम रुका है। उनके पास बहुत हैंड्स हैं। मेरी इच्छा थी, कल मेरी इच्छा अगर नहीं होती, मेरे घर में और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कईयों की इच्छा काम करने की, लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी की मान लीजिए इच्छा होती भी है तो पब्लिक को है ना, डेमोक्रेसी है, वो जिसको मर्जी है जो जीता है। ऐसे ऐसे लोगों को कैसे लोगों को आगे भेज चुकी है, तो हम लोग तो ठीक ठाक लोग हैं। ठीक। तो ये बातचीत थी प्रतीक से। मैंने नहीं सोचा था कि ये बातचीत इतनी डिटेल्ड और इतनी लंबी हो जाएगी। खैर, लंबी है तो क्या, सारगर्भित करने की और समेटने की कोशिश की गई है। आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी हम ज़रूर जानना चाहते हैं। तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिखिए, पूछिए, बताइए, अपने हिस्से के भी सवाल लिखिए। 2 महीने बाद लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पे दोबारा आएगी, गोंडा में प्रतीक जी से दोबारा मिलेंगे, और मैं जबरन ये वादा अभी ले रहा हूँ कि तभी ये मुलाकात होगी और उस समय भी सवाल जवाब का राउंड 1 होगा। आप लल्लन टॉप यूपी पे ये बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।